Good evening, students. I am Purti Vairagi, your हिंदी टीचर। फर्स्ट वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा ओके पढ़ा और अच्छे से समझा। अब हम आपकी सेकंड वीडियो में उससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर समझकर करेंगे। सो यू आर रेडी? ओके। कक्षा 9 पार्ट 2 विषय हिंदी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसमें कुछ आपके मौखिक तौर पर एक दो पंक्तियों के उत्तर दे रखे हैं जो आपको करना है। ओके, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर है अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद्र कर रहे थे। अग्रिम का मतलब होता है आगे चलने वाला। प्रश्न 2, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? उत्तर, लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 3, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। हिम संकलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई? कितने घायल हुए? उत्तर, हिम संकलन से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग घायल हुए। प्रश्न 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल हुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद यानी मृत्यु के दुख के क्षण को यहाँ पर बताया गया है। देखकर कर्नल हुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रसोई सहायक की मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। प्रश्न 7, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? उत्तर, कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ पोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। प्रश्न 8, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। प्रश्न नंबर 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल हुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? उत्तर, लेखिका की सफलता पर कर्नल हुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न या अलग होगा। अब आपके आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक पढ़कर अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? इसका उत्तर इस प्रकार है, नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई। उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई
बर्फीली नदी बह रही हो। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? उत्तर है डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? उत्तर इस प्रकार है, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा, तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? उत्तर इस प्रकार है, लेखिका के अभियान दल में यों तो लोब्सांग, तसारिंग, एन.डी. शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की जय और मीनू। प्रश्न 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? उत्तर, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी श्वेत छुरी निकाली। उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? उत्तर, साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। अब आते हैं आपके ख नंबर पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1 है आपका, उपनेता प्रेमचंद्र ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उत्तर है, उपनेता प्रेमचंद्र ने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और फल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा इंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर आपका इस प्रकार है, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती है। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया है? उत्तर, लेखिका ने तंबू में गिरे
बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लौहसत्ते से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी। उसके तंबू में लॉपसांग और तशा रेंग उसके तंबू में थे। अचानक रात 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा कि एक ठंडी बहुत भारी चीज इसके शरीर को कुचलती चल रही थी। इससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। प्रश्न 4, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर, जयबचंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उससे भी बचेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया था। अतः बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर उससे रास्ते में पिलाने के लिए पहुंची। यहाँ पर पिलाने आएगा, ये स्पेलिंग गलत है। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी और उसे लिबी लाने के लिए आएगी। इसीलिए जब उसने बचेंद्री पाल को चाय जूस लिए आया देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 5, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए? उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 7900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। कैंप 3 लौहसत्ते की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। एक कैंप साउथ पोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था। प्रश्न 6, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? उत्तर, जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी। अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? एवरेस्ट। उत्तर इस प्रकार, एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका को बचेंद्री पाल अपने साथियों जैकी मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची, क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी। उसके इस कार्य से सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय मिलता है। अब देखिए नंबर, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय यानी उनके हमें अर्थ बताना है। प्रश्न 1, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु की भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी
चाहिए। उत्तर, एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान जाने का खतरा होता है। अतः यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। प्रश्न 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की थी जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। उत्तर, आशय यह है कि ग्लेशियरों के बहने से, बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर जाती हैं। इससे धरातल पर दरार पड़ जाती है। यही दरारें हिम विदर में बदल जाती हैं जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। प्रश्न 3, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उत्तर इस प्रकार है, जब बचेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ को माथे से छुआ। बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा की, फिर इस चित्र तथा हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न उत्तर। अब मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ वो ये है, भाषा अध्ययन। आपको भाषा अध्ययन से पढ़कर होमवर्क सेल्फ स्टडी में करना है और परियोजना कार्य आपको आगे बढ़ती भारतीय महिलाओं की पुस्तक पढ़कर उनसे संबंधित चित्रों का संग्रह कीजिए एवं संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो देखिए इसमें 3 नाम दे रखे, पीटी उषा, आरती शाह, किरण बेदी। तो आपको इनमें से सिर्फ पीटी उषा और किरण बेदी के बारे में जानकारी एकत्रित करके अपनी नोट कॉपी में लिखना है। ओके, तो ये थे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से पाठ 3 से प्रश्नोत्तर। आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी नोट कॉपी तैयार करके इन क्वेश्चन आंसरों को लर्न कीजिए। थैंक यू।